मेरी शादी हुई थी 2022 में और शादी के कुछ टाइम बाद से ही हम लोग बेबी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू माई इरेगुलर पीरियड्स ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इरेगुलर पीरियड्स से ड्यू टू पीसीओडी। ओके, मैंने टेस्ट किया अपना, और टेस्ट करने के बाद उस स्टिक में जब वो 2 लाइन्स आई तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई एम प्रेग्नेंट। से अगर आपका शुरुआत हो रही है तो ये हाई हो गया, अगर थोड़ा सा नीचे से शुरुआत हो रही है तो वो लो हो गया। तो मेरा बेबी बम जो था वो लो था, तो यानी मुझे बेबी बॉय के सिम्टम थे। आपकी जो हार्ट बीट है, बेबी की जो हार्ट बीट है वो 140 अबव हो ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड, अगर वो 140 अबव हो तो आपको बेबी गर्ल होती है, और अगर वो 140 से नीचे हो तो आपको बेबी बॉय होता है। मेरी बेबी की हार्ट बीट सारे ही अल्ट्रासाउंड में 140 अबव रही, तो ये भी मेरा बेबी गर्ल का सिम्टम रहा। लेकिन रिजल्ट में क्या हुआ वो जानने के लिए पूरी वीडियो देखी। मैंने अपने फोन में अलार्म लगा लिया था कि मुझे मेडिसिन टाइम से खानी है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लोगों को पोस्ट डिलीवरी अपना कैसे ध्यान रखना है, जितना ध्यान हम अपना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रखते हैं लेडीज, हम उतना ही कम ध्यान अपना आफ्टर डिलीवरी रखते हैं। पता नहीं क्यों, पर ऐसा मैंने भी किया है। बेबी जैसे अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो बेबी को भी जो पोषण मिलना है वो आप ही से मिलना है। अगर आप ही अच्छा खाना नहीं खाएंगी तो बेबी को क्या मिलेगा। देखो गाइस, ये जो व्लॉग है ना, ये जो एक वीडियो है, ये किसी भी तरीके से इसलिए नहीं है कि मतलब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ ये करो वो करो वैसे करो। ये एक तरीके से ना आजकल एक आईना बन चुका है, जो शायद आप कभी नोटबुक में लिखते थे ना, कभी एक कहानी बना के अपनी लिखते थे, और कभी सदियों में जाके उसको पढ़ते थे, कभी मन करता था तो कभी देख लेते थे, या एक कभी किसी से शेयर कर लेते थे। तो एक तरीके से आजकल ये आपका दोस्त बन चुका है, ये आपका आईना बन चुका है कि आप इसमें देखकर अपनी कहानी बता देते हो, अपने बारे में जो आपने एक्सपीरियंस किया है आप वो बता देते हो, ताकि दूसरे भी उसको देखें, उसको समझें। और मैं सोचती थी कि लोगों को वीडियो बनाते बनाते रोना कैसे आ जाता है, आज जब खुद बना रही हूँ ना तो पता चल रहा है कि आ जाता है। ओके, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हम तुम में। मेरा नाम है तान्या, और थंबनेल देख के ही आप समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग किस बारे में है। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में सभी को बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस बारे में आने वाला है। तो यस गाइस, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी के सबसे 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 हैप्पीएस्ट मोमेंट के बारे में है, व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 3 थिंग्स विद यू। फर्स्ट, मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में, कि मैंने विद पीसीओडी कैसे कंसीव किया, मैंने अपनी लाइफ में क्या लाइफस्टाइल चेंजेस किए, कब मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, और कब हमें ये गुड न्यूज़ मिली। सेकेंड, मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या सिम्टम्स रहे थे बेबी बॉय के और बेबी गर्ल के। क्या मुझे चटपटा खाने का मन करता था, क्या मेरे मूड स्विंग्स होते थे, क्या मुझे वॉमिट होती थी, और क्या क्या मेरे साथ सिम्टम्स रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कि ओल्ड वाइफ टेल्स के अकॉर्डिंग उसमें फिट होते हैं। तो मैं उसके बारे में भी आपसे यहाँ डिस्कस करूँगी कि वो कितने ट्रू होते हैं और कितने नहीं। थर्ड, मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलो किया है और पोस्ट डिलीवरी भी फॉलो किया है। उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। कुछ गलतियां मैंने की हैं जो मैं चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल भी ना करें, जिससे आप लोगों की प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी बहुत ज़्यादा ही आपको बेनिफिट हो। तो प्लीज़ बने रहिएगा इस वीडियो में, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कोई भी पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो जाए। देखिए गाइस, मैं आप लोगों से एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे, मैं कोई भी डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मुझे बहुत सालों का कुछ एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का। मेरी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से यहाँ पर अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, और मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या फील किया, क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, और पोस्ट डिलीवरी क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मैं बेस्ड ऑन सी सेक्शन मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, और उसके बाद मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए, क्या क्या चेंजेस आए, कैसे मैंने अपनी देखभाल करी, क्या मैंने नहीं किया जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ। तो वो सब चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ टोटली इस वीडियो के ऊपर या मेरे ऊपर रिलाई नहीं करिएगा। आप अपने डॉक्टर से, अपने घर के बड़ों से पूरी सलाह मशवरे के बाद ही चीज़ों पे आगे फॉलो कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो शुरुआत करते हैं वीडियो के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। ओके, तो मेरी शादी हुई थी 2022 में, और शादी के कुछ टाइम बाद से ही हम लोग बेबी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू माई इरेगुलर पीरियड्स ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इरेगुलर पीरियड्स से ड्यू टू पीसीओडी। ओके, आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल को पीसीओडी के बारे में पता ही है, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि पीसीओडी क्या है। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिजीज है। इसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों की सिटिंग जॉब है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की सिटिंग जॉब है
और काफ़ी टाइम तक आप लोग सिर्फ बैठे ही रहते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई वॉक नहीं करते हैं, बाहर का जंक खाते हैं, आपका कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है पूरी लाइफ स्टाइल में, पूरे डे टू डे लाइफ में, तो जिससे आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। और हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आपका एग सही से फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, एग रिलीज नहीं हो पाता है, और वो सिस्ट के फॉर्म में आपके अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से आपको पीसीओडी हो जाता है। इसमें वेट गेन हो जाता है, इसमें आपको फेशियल हेयर हो जाते हैं, इसमें आपके एक्ने हो जाते हैं, आपके हेयर लॉस होने लग जाते हैं। तो ये पीसीओडी जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफस्टाइल का ही रीज़न है, और बाहर के जंक खाने का भी। अगर आप लोगों की एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, आप एक अच्छी लाइफ, बैलेंस लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो फिर मोस्टली लड़कियों को ये प्रॉब्लम आजकल फेस करने को हो रही है। मोस्टली लड़कियां इन चीज़ों को आजकल फेस कर ही रही हैं। तो जब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है, मुझे अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चीज़ें पता चल रही थी। मैंने गूगल भी काफ़ी किया, मैंने काफ़ी सर्च भी किया कि ये क्यों हो रहा है, क्यों कंसीव भी नहीं हो रहा है, मेरे पीरियड्स भी रेगुलर हो रहे हैं। तो ये मेरा जो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगा कि खुद से अपना दिमाग लगाने से बेटर है कि मुझे एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो जब मैंने एक गायनिक सर्च करके, मेरे को किसी ने रिकमेंड किया एक अच्छी गायनिक, तो जब मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट लिखे, क्योंकि बिना टेस्ट के वो लोग भी किसी चीज़ पे ऐसे फॉलो नहीं कर सकते कि अच्छा आपने ऐसे बताया कि आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं तो चलो ठीक है हम आपकी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, डॉक्टर ने मेरा प्रॉपर तरीके से टेस्ट वगैरह करवाए। टेस्ट करवाने के बाद उनको भी पता चला कि मुझे पीसीओडी है। तो जब उनको पता चला कि मुझे पीसीओडी है, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही बोला कि तान्या, अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करो, अपने खाने पे चीज़ों में अच्छा कंट्रोल करो, अच्छी डाइट लो और वर्कआउट करो। जब तक तुम ये तीनों चीज़ें नहीं करोगी, मेरी मेडिसिन तुम पे असर नहीं करेगी। तुम कितना भी ट्रीटमेंट ले लो, लेकिन जब तक तुम अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं करोगी, अच्छी डाइट नहीं लोगी, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो मैंने जब सोचा कि नहीं यार, मेडिसिन खाने से, पैसे वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक मैं अपने अंदर ही चेंजेस नहीं लाऊंगी। अगर मुझे किसी चीज़ को पाना है, कोई चीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं और वो चीज़ मुझे पाना है, तो बिना एफर्ट के वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो मैं वर्किंग थी, मेरी सुबह 7:30-8 बजे मैं जॉब पे जाती थी गुड़गांव, और वहाँ से मैं 9:30 बजे, कभी 10 बजे भी आती थी, क्योंकि गुड़गांव के ट्रैफिक की वजह से बहुत लेट हो जाता था। तो मैं जिम भी नहीं जा पा रही थी। तो मुझे लगा यार मैं ऐसे तो नहीं वर्कआउट कर पाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ डाइट चेंजेस करने से भी कुछ नहीं होने वाला है कि मैंने हेल्दी डाइट स्टार्ट कर दी है, मैंने फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दिया है, इन सबसे भी कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत तो मुझे वर्कआउट करना ही पड़ेगा। और वर्कआउट में मैंने कुछ भी ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ वॉक। मैंने अपने ऑफिस में अपने मैनेजर से बात करी, अपने टीएल से बात करी कि देखो मैं ऐसे ऐसे कुछ प्लान कर रही हूँ, बट डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है कि मुझे थोड़ा बहुत अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा बहुत वर्कआउट करना ज़रूरी है। तो मैं जिम नहीं जा पाऊंगी, बट क्या मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, मतलब अपने ब्रेकफास्ट, अपने लंच ब्रेक के बाद क्या मैं वॉक करने जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकते हो। अपना थोड़ा सा ब्रेक को शॉर्ट करके, मतलब हाफ एन आवर का जो ब्रेक है उसको 10 मिनट का फटाफट से ब्रेकफास्ट लंच करके आप अपनी 15-20 मिनट वॉक कर लीजिए। तो मैंने वहाँ पर उस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया कि मुझे वॉक करनी ही है। देखो मैंने कुछ चेंजेस अपनी डाइट में लिए थे, जैसे मैं ब्रेकफास्ट में पहले पराठे वगैरह खाती थी, तो मैंने वो चेंजेस करके मैंने अंडा, पनीर, फ्रूट्स, उपमा, पोहा, हेल्दी चीज़ें खानी शुरू कर दी थी। और मैंने फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाने लग गई थी। उसके बाद मैं लंच में भी सैलड बहुत ज़्यादा खाती थी। बिफोर हैविंग लंच, मैं लंच से पहले ही, आधा घंटा पहले ही बहुत सारा फ्रूट्स भर के मैं मैं सैलड खा लेती थी काफ़ी सारा। और फिर उसके बाद मैं दाल खाती थी, मैं सब्जी खाती थी, चपाती मैंने एक कर दी थी। साथ में अगर मुझे ना राइस बहुत पसंद है, तो मैं राइस के बिना नहीं रह पाती हूँ, तो मुझे थोड़े से अगर राइस भी मिल जाए तो मुझे संतुष्टि हो जाती थी। तो मैं एक रोटी कम करके मैं राइस खा लेती थी। तो फिर इस तरीके से मैंने अपने डाइट में चेंजेस किए। शाम को जब मैं वापस आती थी कैब से, तो कैब में मैं बैठ के चना खा लेती थी, या फिर मैं मखाने खा लेती थी घर से जो मैं लेके जाती थी, या वहाँ ऑफिस में अगर मैं खा रही हूँ तो भेल पूड़ी खा लेती थी। तो कुछ चेंजेस मैंने ऐसे किए। और उसके बाद मैंने रात का डिनर आकर सिर्फ और सिर्फ दाल खा ली, या थोड़े बहुत राइस खा लिए, या सिर्फ सैलेड खा ली। सिर्फ इतने ही मैंने चेंजेस किए थे। बहुत ज़्यादा मैंने कोई बड़ी डाइट नहीं ली थी कि बिल्कुल ही मैंने खाना छोड़ दिया था। बस थोड़ा बहुत मैंने कार्ब्स कंट्रोल कर लिया था। प्लस मैंने अपना वॉक बहुत शिद्दत से शुरू कर लिया था। मैं मॉर्निंग में भी 15-20 मिनट वॉक करती थी, मैं आफ्टरनून में भी करती थी, और शाम को जब मैं कैब का वेट करती थी तो मैं एक ही जगह पे खड़े होकर वेट नहीं करती थी, मैं वॉक करती रहती थी कि जब तक मेरी कैब नहीं आ रही मैं वॉक करती रहूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस करने से ही मेरा 4 से 5 किलो वेट रिड्यूस हो गया, जो कि डॉक्टर चाहती थी कि मेरा वेट रिड्यूस इतना तो एटलीस्ट हो जाए। फिर उसके बाद मैंने अक्टूबर में 2024 में ये मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। उससे पहले मेरा ये ट्रीटमेंट मैं काफ़ी और डॉक्टर्स को दिखा रही थी, तो वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट कुछ सक्सेसफुल हुआ नहीं था। तो जब मैंने इस डॉक्टर को दिखाना स्टार्ट किया 2024 में अक्टूबर में, तो जब इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो फरवरी में आते आते इस डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि देखो तान्या, ट्रीटमेंट जो था वो मेरा 6 मंथ्स का था। ऑलमोस्ट हम लोगों को 4-4.5 महीने हो चुके हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तुमने चेंजेस ले आई हो अपने अंदर, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि तुम IVF के लिए जाओ।
मैं आईवीएफ नहीं कराना चाहती थी। मैं चाहती थी कि नेचुरली ही कंसीव हो जाए। मैं ऐसा नहीं कि मैं आईवीएफ को बुरा मानती हूँ या मुझे टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं है, बट मैं थोड़ा सा नेचुरल जाना चाहती थी कि चलो 6 मंथ तो एटलीस्ट मैं ट्राई करूँ कि मेरा नेचुरल कंसीव हो पाए। तो जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आईवीएफ ट्राई कर लो, तो मैंने बोला कि नहीं डॉक्टर, अभी 2 महीने और बाकी हैं आपके ट्रीटमेंट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 मंथ्स का ही ट्रीटमेंट था, मैं उसको और कंटिन्यू कर सकती थी, पर डॉक्टर ने मुझे बोला था मैं 6 मंथ्स तक पूरा अच्छे से ट्राई करना चाहती हूँ और उसके बाद अगर नहीं होता है तो तुम कहीं और ट्राई कर सकती हो। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि नहीं डॉक्टर, मैं होप नहीं छोड़ना चाहती हूँ अपनी, मैं अपना ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करूँगी। अभी 4-4.5 महीने ही बीते हैं, अभी 1.5 महीना और बाकी है, तो मैं मेडिसिन खाती रहूँगी और मैं अपना वर्कआउट ढंग से करती रहूँगी। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मेरी होप ना छोड़ना ही मेरा सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा और हमें गुड न्यूज़ मिल जाएगी। मार्च में 2025 में मुझे गुड न्यूज़ मिल गई कि मैंने कंसीव कर लिया है। दैट डे गाइज, दैट डे मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन था, सबसे खूबसूरत। मतलब सबसे पहले तो मैं बहुत शॉक थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीच में 1-2 बार ना टेस्ट वगैरह कर चुके थे। अगर पीरियड्स मिस होते थे ना, तो मुझे लगता था कि यस आई थिंक इस मंथ कंसीव हो गया है। तो फिर वही मैं टेस्ट करती थी, वो नेगेटिव आता था, क्योंकि मेरे तो पीरियड्स वैसे ही रेगुलर थे, भले मैं मेडिसिन खा रही थी, भले मैं वर्कआउट कर रही थी, बट फिर भी वो 2-4 दिन 5 दिन तो डिले हो ही रहे थे। तो हर महीने ऐसा लगता था, हर महीने निराशा होती थी कि नहीं इस मंथ नहीं हुआ है। मैं सोचती थी कि लोगों को वीडियो बनाते बनाते रोना कैसे आ जाता है। आज जब खुद बना रही हूँ ना, तो पता चल रहा है कि आ जाता है। ओके गाइस, तो फिर जब मार्च में मेरे पीरियड्स डिले हुए, मेरे को ऑफिस जाना था, मैंने हाफ डे ले रखा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आई थिंक पता नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सुबह। तो मैंने बोला कि मैं ना ऑफिस आज हाफ डे में जाऊँगी, अभी नहीं मेरा मन है जाने का। तो मुझे आज भी याद है 18 मार्च 2025 अराउंड 10-10:30 बजे के करीब मैंने बोला कि पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से बोला कि पीरियड्स अभी भी रेगुलर ही हो रहे हैं, टाइम से नहीं आए हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि क्या पीरियड्स इरेगुलर हुए हैं, तू एक बार टेस्ट क्यों नहीं करती है। तो मैंने बोला टेस्ट करके कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, हर बार वही नेगेटिव, हर बार वही नेगेटिव। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करके देखना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। मैंने ना दो किट मंगवा के रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार करूँगी, नेक्स्ट मंथ फिर से चाहिए ही होगी किट। तो मैंने वो मंगवाई और उसके बाद फिर मैंने टेस्ट किया अपना, और टेस्ट करने के बाद उस स्टिक में जब वो 2 लाइन्स आई तो I was like, oh my God, I am pregnant. Oh my God. तो वो जो दुनिया की सबसे बड़ी, जो मुझे वो 2 लाइन्स दिखी और वो जो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी वाली लाइन्स थी ना, अमेजिंग। मुझे लगा कि अच्छा ओके, इज इट ट्रू। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को दिखाया और वो बहुत खुश हो गई, वो बहुत एक्साइटेड हो गई, अरे वाह ये वो, मेरे गले लग गई, वो बहुत खुश थी, मतलब बहुत 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 खुश हो गया, सब कुछ माहौल पूरा खुशनुमा हो गया। बट मैं टोटली उस पर रिलाई नहीं करने वाली थी, क्योंकि मैंने सुना है कि वो कई बार सही भी रिजल्ट नहीं बताती हैं। तो मैंने अपने डॉक्टर को वो फोटो क्लिक करके, पहले मैंने अपने हस्बैंड को भेजी वो फोटो, तो उन्होंने बोला वाह कंग्रेचुलेशन, अरे ये वो, मतलब वो भी फुल एक्साइटमेंट में मुझे कॉल कर रहे हैं, वो यार वो मतलब फाइनली हम लोगों को ये हो गया, मतलब हम लोगों को ये न्यूज़ मिल गई, तू प्रेग्नेंट है, ऑफिस मत जाइए, छुट्टी कर ले, पहले डॉक्टर को दिखा ले, ये कर ले वो कर ले, मतलब ये सब कुछ ऐसा होने लग गया। तो मैंने बोला रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं टोटली इस पर रिलाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं किसी भी डाउट में नहीं रहना चाहती हूँ और मैं कोई भी एक्साइटमेंट अभी नहीं करना, मतलब एक्साइटमेंट नहीं होना चाहती हूँ, एक्साइटेड नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि फिर ना वो दुख होता है यार, मतलब दुख हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा मैंने पहले डॉक्टर को भेजती हूँ। मैंने डॉक्टर को वो फोटो क्लिक करके भेजी, मैंने उन्हें बोला कि मेरे पीरियड्स भी इस बार नहीं आए हैं और ये मैंने टेस्ट करा था तो ये मेरा रिजल्ट ये आया है। तो उसके बाद जब डॉक्टर को मैंने बताया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ना क्लिनिक आ जाओ, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, कितने बजे आऊँ। तो उन्होंने बोला कि आप 2-2:30 बजे आ जाइए। मैं जब 2-2:30 बजे वहाँ पहुँची तो उन्होंने मुझे एक टेस्ट लिख के दे दिया। आप लोगों को पता ही होगा, जो भी अभी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनको पता होगा कि बीटा-एचसीजी का टेस्ट होता है। तो उन्होंने मुझे बीटा-एचसीजी का टेस्ट लिख के दे दिया और उन्होंने कहा कि ये करवाओ, शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, देन विल प्रोसीड फर्दर। मैं तब तक अपनी एक्साइटमेंट को फुल ऑन होल्ड ऑन करके चल रही थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होना चाहती थी। क्योंकि यार मतलब ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाओ और उसके बाद अगर वो चीज़ नहीं होना तो बहुत ज़्यादा ऐसे हर्ट हो जाता है। मैं अंदर अंदर बहुत खुश थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत खुश और बहुत 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 शुक्राना कर रही थी ऊपर वाले का। बट मैं इस बार पूरा होल्ड ऑन थी कि नहीं रुक जाओ, मतलब पूरा टेस्ट रिपोर्ट मेरे सामने होनी चाहिए, अच्छी तरीके से मुझे श्योर होना चाहिए, उसी के बाद ही मैं खुश होंगी इस पर पूरी तरह से। तो उसके बाद जब मैं बीटा-एचसीजी टेस्ट करवा कर आई तो वो शाम तक वो जो रिपोर्ट की आने का वेट था, वो भी बहुत लंबा वेट लग रहा था मुझे उस दिन। शाम को जब बीटा-एचसीजी का
रिजल्ट आया। आप लोग मेरी खुशी से अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे ना। शाम को जब वो PTSD का रिजल्ट आया और वो पॉजिटिव था, ओह माय गॉड मैं बहुत खुश थी, हम सब बहुत खुश थे, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस ब्लेसिंग का। एक तरह से ये मेरी ज़िंदगी का मिरेकल था, क्योंकि बहुत इंतज़ार किया और बहुत भगवान जी से मांगा कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये दे दो। पता नहीं किस तरीके से उस डॉक्टर की तरफ मेरा जाना हुआ, किस तरीके से। वो कहते हैं ना कि जिस तरफ आपका रास्ता बनना है ना, जहाँ आपने पहुँचना है ना, भगवान ने कैसे ना कैसे करके आपका वो रास्ता बना ही देना है। तो मैंने वो बात मानी अपने फैमिली मेम्बर की, और मैं वहाँ गई डॉक्टर के पास। मैंने डॉक्टर के मेडिसिन से, उनके कहने से मैंने सब चीज़ें मानी, एफर्ट्स किए, और रिजल्ट मेरे सामने था, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो उस टाइम की जो खुशी थी वो अलग ही थी। इस चीज़ से आप लोग एक बात तो ज़रूर समझ गए होंगे कि कोई भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना है तो उसको आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग कोई ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं और 2-3 महीने वेट करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ हो तो रहा नहीं है, डॉक्टर को चेंज कर लेते हैं, इस डॉक्टर से कुछ भी नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो ना, इसको शायद समझ नहीं आ रहा है तो हम चेंज करके देख लेते हैं, उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उस फलाने ने वो डॉक्टर बताया था उसके पास चले जाते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स तो एक डॉक्टर को देना ही है, एक ट्रीटमेंट ढंग से प्रॉपर तरीके से आपको लेने ही हैं। मतलब आप बीच में किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हो। आपको अच्छे से डॉक्टर का ट्रीटमेंट फॉलो करना है, अपनी डाइट फॉलो करनी है, अपना वर्कआउट फॉलो करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, और उसके बाद सब कुछ भगवान पे, ऊपर वाले पे छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि एंड में जो देना है वो ऊपर वाले ने ही देना है। मेरे एफर्ट्स, डॉक्टर के एफर्ट्स, किसी भी एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला जब तक ऊपर वाले ने आपको वो चीज़ नहीं देनी है तो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एफर्ट्स नहीं करेंगे, है ना। आप लोगों को एफर्ट्स करना जरूरी है, अपने लिए ही तो करना है यार, आने वाले बच्चे के लिए ही तो करना है ना, तो इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, ये थी मेरी खूबसूरत सी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी मुझसे जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। अब हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि है प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में, कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या सिम्टम्स रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो में पूरा बना रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है इससे यार आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए, आपको भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। ओके गाइस, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय एंड सिम्टम्स ऑफ बेबी गर्ल। ओके, तो देखो गाइस, क्या होता है ना कि कुछ ओल्ड वाइफ टेल्स है, कुछ पुराने लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, कुछ मिथ हैं। आई डोंट नो मिथ है कि नहीं है, ये आप लोग बताइएगा। बट कुछ लोगों की, पुराने लोगों की कहानियां हैं ये, कि इस तरीके से होगा तो बॉय, इस तरीके से होगा तो गर्ल, अगर ये सिम्टम है तो बॉय, वो सिम्टम है तो गर्ल, लाइन सीधी है तो ये, लाइन टेढ़ी बेड़ी है तो गर्ल। तो ये सब जो कहानी है ये कितनी फिट होती है आपके प्रेगनेंसी के जर्नी में, आपके सिम्टम्स के साथ ही कितनी मैच होती है, ये देखिएगा। मेरे भी कुछ कुछ मैच हुए थे और कुछ कुछ मैच नहीं हुए थे। रिजल्ट मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी ताकि आप वीडियो में बने रहें वैसे तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, आई नो। हाँ, कहते हैं कि बेबी बम्प हाई है तो बेबी गर्ल होगी, बेबी बम्प लो है तो आपको बेबी बॉय होगा। मेरा था बेबी बम्प लो। ठीक है, तो ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे अगर यहाँ से अगर आपका शुरुआत हो रही है तो ये हाई हो गया, अगर थोड़ा सा नीचे से शुरुआत हो रही है तो वो लो हो गया। तो मेरा बेबी बम्प जो था वो लो था, तो यानी मुझे बेबी बॉय के सिम्टम थे। कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, आपको मीठे खाने की क्रेविंग होती है, तो आपको बेबी बॉय होता है। और आपको अगर तीखा, चटपटा, नमकीन, स्पाइसी खाने का मन करता है तो आपको बेबी गर्ल होती है। मुझे तो नॉर्मल लाइफ में भी मुझे कभी भी मीठे खाने की कितनी क्रेविंग हुई ही नहीं। मुझे हमेशा से ही चटपटा, गोलगप्पे और नूडल्स और मतलब स्पाइसी खाने की क्रेविंग हमेशा रहती थी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मुझे यही रहा कि मुझे चटपटा ही खाना है। तो फिर मुझे जो सिम्टम थे वो बेबी गर्ल के थे। तो नेक्स्ट सिम्टम जान लेते हैं। कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आपको बेबी गर्ल होती है। और अगर आपका मूड एकदम कूल, रिलैक्स, चिल रहता है, जो कि मेरा रहा था एकदम कूल, रिलैक्स, चिल ड्यूरिंग माई 9 मंथ्स प्रेगनेंसी, तो आपको बेबी बॉय होता है। ओके, तो मुझे जो सिम्टम था वो बेबी बॉय वाला था, ये वाला। नेक्स्ट सिम्टम जान लेते हैं। नेक्स्ट सिम्टम हार्ट बीट है। अगर कहते हैं कि अगर आपको, आपकी जो हार्ट बीट है, बेबी की जो हार्ट बीट है वो 140 अबव हो ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड, अगर वो 140 अबव हो तो आपको बेबी गर्ल होती है। और अगर वो 140 से नीचे हो तो आपको बेबी बॉय होता है। मेरी बेबी की हार्ट बीट सारे ही अल्ट्रासाउंड में 140 अबव रही, तो ये भी मेरा बेबी गर्ल का सिम्टम रहा। लेकिन रिजल्ट में क्या हुआ वो जानने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा।
ओके एक और चीज़ कही जाती है कि जो पेट पे एक लाइन बनती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, जिसे आई थिंक लीनिया निग्रा कहते हैं, जो एक ब्लैक कलर की लाइन बन जाती है ना आपकी नेवल्स के नीचे से शुरुआत होती है और ऊपर तक वो लाइन आती है। तो अगर वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो बेबी बॉय का ये साइन होता है, सिम्टम होता है। और अगर वो लाइन जरा सी भी टेढ़ी हो जाती है नेवल के इधर या इधर कहीं चली जाती है तो बेबी गर्ल होती है। मेरी लाइन पूरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम 9 मंथ्स तक वो बिल्कुल स्ट्रेट रही थी, तो ये भी मेरा बेबी बॉय का ही सिम्टम था। ओके इसके अलावा मैं आपको कुछ छोटे मोटे से और चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि वॉमिट का होना कहते हैं, वॉमिट होना ये कहता है, वॉमिट ना होना वो कहता है। मैं आपको अपने वॉमिट की बात ये बता देती हूँ कि मुझे ना पूरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में ना सिर्फ और सिर्फ आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है ना सिर्फ 2 बार ही वॉमिटिंग हुई थी, वो भी नाइट में जाके हुई थी। मॉर्निंग में तो आई थिंक कभी भी नहीं हुई थी। मेरा 9th मंथ थोड़ा सा मुश्किल बीता था, उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी। 8th मंथ तक मुझे कुछ भी ऐसा वॉमिटिंग वाला इशू नहीं था। बस इतना सही होता था कि जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी। मैं जब सुबह उठती थी ना तो मैं उठने के सीधा बाद ना किचन में नहीं जा सकती थी। अगर कुछ तड़का वगैरह लग रहा है ना तो वो सीधा मेरे को स्मेल चढ़ती थी, और स्मेल चढ़ने से मुझे से वॉमिट फील होती थी। वॉमिट तब भी नहीं होती थी। तो जो भी मेरी बहनें इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, वो भी मुझे बाद में आके कमेंट करिएगा कि आप लोगों के क्या क्या सिम्टम्स चल रहे हैं और मेरे सिम्टम से कितना रिलेट कर पा रहे हैं आप लोगों को भी ये सेम सिम्टम है या नहीं है। तो मेरी बहनें जो भी इस टाइम प्रेग्नेंट हैं वो मुझसे शेयर कर सकती हैं कि क्या आप लोगों को भी ये सब सिम्टम्स थे। ओके वीडियो के एंड में मैं रिवील करूंगी कि मेरा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। ओके तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी हम थर्ड पॉइंट जो कि है टिप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, उसको जरूर सुनिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो के फाइनल पार्ट पे पहुंच चुके हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट टिप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ताकि आप उससे यूज़ करके अच्छा रिजल्ट पा सकें। ठीक है, आप उससे अपनी बॉडी को फिट रख सकें, आप उससे हेल्दी रह सकें, आप अपने बेबी का ध्यान भी रख सकें। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मैं 5 बताऊंगी आपको। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या क्या फॉलो करना है और पोस्ट डिलीवरी आपको क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है, मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मैं उस अकॉर्डिंग ही आपको ये सब बताऊंगी। पहले तो हम सुन लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको किस तरीके से अपना ध्यान रखना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ओके तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर की बात को मानिए, डॉक्टर को पूरी तरीके से फॉलो कीजिए। वो जो आपसे कहें आपको वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो जो मेडिसिन लिख के दें आपको उसको टाइमली खाना है। मैंने क्या किया था, मैंने अपनी मेडिसिन के लिए अलार्म लगा दिया था अपने फ़ोन पे, क्योंकि फ़ोन हम लोगों के लिए बहुत एक्सेसिबल होता है, बहुत हम लोगों के साथ ऑल द टाइम रहता ही है फ़ोन। तो मैंने अपने फ़ोन पे अलार्म लगा लिया था कि मैंने कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे खानी है, क्योंकि मेडिसिन टाइम से खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ मेडिसिन खाना ये नहीं है कि आप मॉर्निंग में कोई मेडिसिन 7 बजे खा रहे हो और वही मेडिसिन आप कभी 10 बजे खा रहे हो, फिर दोपहर की मेडिसिन आप कभी स्किप कर रहे हो, फिर आप उसको कभी 2-4 बजे 5 बजे खा रहे हो, कभी 6 बजे खा रहे हो। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि अपने आप को हेल्दी रखना है। हेल्दी कैसे रखना है, आपने वॉक करना नहीं छोड़ना है, आपको वॉक करते रहना है जब तक आपका बॉडी अलाउ करता है, जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप घर के काम छोटे मोटे कर सकते हैं, तब तक आपको वो करना है। देखिए अपनी बॉडी को आप खुद ज़्यादा बेटर जानते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये काम मैं कर सकती हूँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ये कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा मेरी बेबी को या मेरे बच्चे होने वाले बच्चे को, या मुझे कोई इससे हार्म नहीं हो रहा है, अभी अपने आप को प्रेशर करके नहीं, मतलब नॉर्मली आपको ये फील होना चाहिए कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, छोटे मोटे काम मैं घर के कर सकती हूँ, छोटा मोटा वर्कआउट मैं कर सकती हूँ, वॉक पर मैं जा सकती हूँ। आप अपनी बॉडी की सुनिए और उसको आप फॉलो कीजिए। तो आपको अपना वर्कआउट जारी रखना है जब तक आपको फील होता है या आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है बेस्ड ऑन योर अल्ट्रासाउंड या आपके टेस्ट पे। ठीक है, थर्ड आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं पूरे प्रेगनेंसी में, स्टार्टिंग टू एंड आपको भिगोकर अपने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, आपको बादाम खाने हैं, आपको वॉलनट खाने हैं, आपको अंजीर खाना है, आपको किशमिश खाना है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स खाने हैं सब आपको भिगो के खाने हैं। ठीक है, आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मैं कोई भी, अगर आपको लगे कि नहीं ये वाला ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए या आपके घर के बड़े कहें कि नहीं खाना है, तो आप डॉक्टर से पूछ के खा सकते हैं। मेरे को तो कुछ भी पूछना होता था तो मैं तो उनको कॉल करती थी या मैसेज कर लेती थी, या मेरे डॉक्टर तो मेरे घर के पास ही हैं तो मैं वहाँ पर विजिट करके उनसे पूछ लेती थी कि डॉक्टर मुझे ये खाने का मन कर रहा है पर मुझे पता नहीं ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो वो मुझे बता देती थी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग यार घर वालों की, ऐसा नहीं कि घर वाले गलत सलाह देंगे या ऐसा नहीं कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, पर कई बार ना जब आपकी ऐसे मतलब जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना और काफ़ी टाइम बाद आपने कंसीव किया होता है, तो आप ना डर जाते हो किसी भी चीज़ को, रिस्क, आपको हर चीज़ ना रिस्क ही लगती है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ भी चीज़ ना बिना पूछे नहीं करनी है डॉक्टर की, हर चीज़ ना पूछ पाछ के करनी है। तो इसीलिए मैं ना छोटी छोटी चीज़ भी ना लिख के रख लेती थी
कि मैं ना नेक्स्ट विजिट पे जाऊंगी डॉक्टर पे, और मैं सब चीज़ें ना लिख के रख लेती थी अपने फ़ोन पे या फिर अपनी किसी नोटबुक पे, और मैं जब जाती थी उनके पास तो फिर मैं उनसे पूछ लेती थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ राम हूँ तो मैं भूल भी जाती थी। फिर मुझे अगले दिन याद आता था, अरे मुझे तो कल ये उनसे पूछना था। तो मैं ऐसे करती थी कि मैं लिख के रख लेती थी, कोई भी चीज़ या कोई भी डाउट मुझे होता था, कुछ भी खाने पीने का मेरा मन होता था तो मैं उनसे पूछ लेती थी कि डॉक्टर ये मैं क्या खा सकती हूँ। फिर वो मुझे जैसा रिकमेंड करती थी मैं उसको पूरी तरीके से फॉलो करती थी। मेरा 5th पॉइंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टिप्स के ऊपर कि आपको अपने आप को पूरे तरीके से हाइड्रेट रखना है। आप खूब सारा पानी पीजिए, आप नारियल पानी ज़रूर पीजिए, और वो एक आता है ना नारियल, जो सूखा नारियल होता है, वो ड्राई फ्रूट वाला नारियल नहीं जो हम कद्दूकस करके वो उसमें डालते हैं हलवे वगैरह में, वो नहीं, जो सूखा नारियल मार्केट में मिलता है ना, जिस सूखा नारियल मिलता है ना मार्केट में, वो वाला आपको खाना है, जो थोड़ा सा वाटरी वाटरी सा होता है। वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, मतलब मुझे तो वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फिलिंग भी रहता है। आप उसको खाएंगे ना तो आपको ज़्यादा देर भूख भी नहीं लगेगी। तो आप उसको खाइए, आप नारियल पानी पीजिए, आप फ्रूट्स खाइए, आप पानी खूब पीजिए, आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, हेल्दी फूड्स खाएं, सैलेड खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, और आप मतलब अपने आप को ना बहुत अच्छी डाइट में रखिए, ठीक है। क्योंकि ये ना इस टाइम आपके लिए, आपसे ज़्यादा ना आपके होने वाले बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना अच्छा खाना खाएंगी ना, बेबी को उतना ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा, वो उतना ही अच्छा डेवलप करेगा। आप दूध खूब पीजिए। मेरे डॉक्टर ने तो मुझे 6th या 7th मंथ में आई थिंक प्रोटीन कुछ लिख दिया था डॉक्टर ने, उसके साथ दूध में डाल के पीने के लिए दिन में 2 बार, तो मैं वो ज़रूर लेती थी, तो मुझे उससे भी काफ़ी बेनिफिट हुआ। यार देखो, जो भी डॉक्टर आपको लिख के दे रहे हैं ना मेडिसिन, या जो भी कुछ सिरप आपको लिख के दे रहे हैं, वो ज़रूर पीजिएगा, ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। क्योंकि ऐसा हुआ था कि मेरे में कभी खून की कमी हो रही थी। इस टाइम पे खून प्रॉपर तरीके से हीमोग्लोबिन आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए बॉडी में। तो मुझे डॉक्टर ने जो जो चीज़ें रिकमेंड करी वो मैंने पूरी शिद्दत से यार फॉलो की थी। वैसे ना मैं नॉर्मली डॉक्टर्स को इतना फॉलो करती नहीं हूँ, बट यार मैंने प्रेगनेंसी में ना बहुत अच्छे से डॉक्टर को फॉलो किया था, और उनकी जो भी बात थी मैंने सब मानी थी। उन्होंने मुझे कुछ फ्रूट्स मना किए थे कि ये फ्रूट्स मत खाओ क्योंकि इसमें शुगर ज़्यादा होता है, तो मैंने वो फ्रूट्स भी छोड़ दिए थे कि मैं फ्रूट्स नहीं खाऊंगी ये वाले। तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को फॉलो कीजिएगा, अपने घर के बड़ों से भी सलाह मशवरा कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा अपनी गट फीलिंग पे विश्वास कीजिएगा। जो आपको फील हो उसको आप मानिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपने लिए भी, अपने आने वाले बच्चे के लिए भी, ठीक है। हेल्दी डाइट फॉलो कर लो। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताऊंगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बाहर का खाने का बहुत मन करेगा, आपको बहुत दिल करेगा कि मैं बाहर का खाऊं, क्योंकि उस टाइम चटपटा खाने का मन करता है। कई बार घर का खाना फीका लगता है, बोरिंग लगता है, नहीं मन करता खाने का, तो आपको बाहर का खाने का मन करेगा। गाइस, मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बाहर का नहीं खाया, मैंने भी बाहर का खाया है, लेकिन आप लोग ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि अगर आप लोग बाहर का खा रहे हैं तो आप मंथ में सिर्फ 1 या 2 बार मैक्सिमम इतना ही खाएं, और अच्छी जगह से खाएं, हेल्दी खाएं। और अगर आप लोग नूडल्स वगैरह खा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा उसमें अजीनोमोटो ना डलवाएं। आप लोग डोसा खा लीजिए, इडली खा लीजिए, या आपको गोलगप्पे खाने का मन है तो आप उसको मंथ में 1 या 2 बार खा लीजिए, बट कोशिश करिएगा कि जितना हो सके आप घर का खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, बाहर का मत खाइएगा। कोई भी फायदा नहीं होने वाला बच्चे को, क्योंकि आपकी तो क्रेविंग मिट जाएगी, आपको तो बड़ा अच्छा लग जाएगा। और वैसे कहते हैं कि इस टाइम पे जो खाने का मन करे वो खाना चाहिए, तो मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको कि आप लोग कुछ मत खाइएगा। आपका जो मन कर रहा है आप उसको लिमिटेड पोर्शन में खाइए, बट उससे बेबी को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी हेल्दी हो, गोलू मोलू हो, स्मार्ट हो, सुंदर लगे, है ना, और उसको मतलब ऐसे अच्छे से ग्लोइंग सा फेस हो, सुंदर लगे, उसके अच्छे से बाल हो, तो यार मैं तो यही रिकमेंड करूंगी आपको कि आप प्लीज़ अच्छी डाइट रखिएगा अपनी, और वॉक ज़रूर करते रहिएगा, घर का थोड़ा छोटा काम ज़रूर करते रहिएगा। इससे आपको देखना आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। आपको 9th मंथ बाद जब आपका बेबी होगा ना, और आप बेबी को अपने देखोगे ना, तो आप खुद से बोलोगे कि मैंने जो अच्छा खाना खाया ना, ये उसका रिजल्ट है। ये जो इतना सुंदर बेबी हुआ है, ये जो इतना प्यारा बेबी हुआ है। सुंदर का परिभाषा यहाँ पे ना गोरा चिट्टा काला पीला नहीं है। सुंदर की परिभाषा यहाँ पे है कि बच्चा हेल्दी दिखेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर वो आपको ये दिखेगा कि वो अच्छे से फिट बेबी है, वो पतला नहीं है, मोटा नहीं है, वो अच्छा फिट बेबी हुआ है, ठीक है। उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उसके लिए आपको हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ 9 मंथ तक अच्छा खाना खाइएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पोस्ट डिलीवरी आपको अपना ध्यान किस तरीके से रखना है उसके बारे में जान लेते हैं, और फिर हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है गाइज। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे पोस्ट डिलीवरी के 5 पॉइंट्स के बारे में। तो इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन पे पहुंच चुके हैं। वीडियो के लास्ट पॉइंट, जो कि 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पोस्ट डिलीवरी के बारे में, कि आप लोगों को पोस्ट डिलीवरी अपना कैसे ध्यान रखना है। जितना ध्यान हम अपना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रखते हैं लेडीज़, हम उतना ही कम ध्यान अपना आफ्टर डिलीवरी रखते हैं। पता नहीं क्यों, पर ऐसा मैंने भी किया है। मैंने जितना ध्यान अपना प्रेगनेंसी के टाइम पे रखा था ना, मैंने उसका 10% भी ध्यान अपना पोस्ट डिलीवरी नहीं रखा है। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है आप लोग भी वो गलती करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट फॉलो करने हैं। देखिए,
सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट कुछ कुछ चेंजेस हैं। वो आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अच्छा खाना खाना है। जितना ध्यान आपने अपनी प्रेगनेंसी में रखा था कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, इसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसमें हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, तो वही सेम आपको अपनी पोस्ट डिलीवरी में भी फॉलो करना है। क्योंकि क्या होता है ना, बेबी जैसे अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो बेबी को भी जो पोषण मिलना है वो आप ही से मिलना है। अगर आप ही अच्छा खाना नहीं खाएंगी तो बेबी को क्या मिलेगा, है ना। तो आपको अच्छा खाना खाना है। अब अच्छा खाने में आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं, सेम आपको अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, आपको बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं, आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स खानी है, आपको अच्छी सैलेड खानी है। आप चना सलाद बना सकती हैं, आप राजमा सैलेड बना सकती हैं। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है, खीरा, पनीर, गाजर और जो भी सीजनल वेजिटेबल्स उस टाइम पे आ रही होंगी तो आप उसको एज अ सैलेड बनाकर उसको खा सकती हैं। और आपको क्या करना है, बहुत ज़रूरी, जो मुझे मेरी भाभी ने बताया था कि आपको मीठा दलिया खाना है। ठीक है, मीठे दलिया आपको क्या करना है, आपको दूध वाला दलिया खाना है। आप उसमें जैगरी पाउडर मिला सकते हैं, आप उसमें खंड मिला सकते हैं। मैं चीनी मिलाकर खाती थी तो खाती हूँ, इवन अभी भी खाती हूँ। वो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल है, तो आप उसको खाइएगा। आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। इस टाइम पे इतनी प्यास लगती है ना, इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि अभी आपने पानी पिया होगा, 2 मिनट बाद आपको फिर से गला सूखने लगेगा, आपको फिर से प्यास लगने लगेगी। तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, खूब सारा पानी पीजिए। बेबी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। कोई एक और पॉइंट बता देती हूँ पानी से रिलेटेड। मैंने एक गलती की थी, मुझे हालांकि बताया गया था कि आप बेबी होने के बाद से ही ठंडा पानी नहीं पिएंगे। ठंडा पानी या कच्चा पानी नहीं पिएंगे। कच्चा पानी किसे कहते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोगों ने पानी की बोतल में पानी भर के रख दिया है, ठीक है ना, तो ये एक तरह से बेबी होने के बाद कच्चा पानी खिलाया जाता है। आपको ये वाला पानी नहीं पीना है। आपको पानी को बॉईल करके वो जीरा अजवाइन डाल के जो पानी बनता है उसी पानी को आपको पीना है। गाइज, लेडीज़, मैं आपको बता रही हूँ उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। बहुत ही बकवास लगता है वो पानी पीने में, बहुत ही खराब लगता है वो पानी पीने में। सर्दियों में मेरा बेबी हुआ है, फिर भी मुझे बिल्कुल मन नहीं करता था वो पानी पीने का, क्योंकि ऐसा मन करता था कि यार ठंडा पानी मिल जाए, यार नॉर्मल पानी मिल जाए, लेकिन मुझे ये नहीं पीना है। लेकिन नहीं, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको ज़रूर पीजिए। आपको अगर पूरा दिन पीने का मन नहीं है, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि पूरा दिन पीजिए उसको। आप उसको बॉटल में भर के रख लीजिए, स्टील वाली, आप उसको पीते रहिए थोड़ा थोड़ा। और बीच में भी अगर आपका पानी पीने का मन है ना, नॉर्मल पानी पीने का भी मन है, तो आप क्या कीजिए, आप अपने नॉर्मल पानी को भी, कच्चे पानी को भी बिना कुछ डाले भी, अब इसको हल्का सा बॉईल करके पीजिए। आप ठंडा पानी बिल्कुल भी मत पीना गाइस, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी, पेट बाहर आ जाएगा, पेट फूल जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप प्लीज़ पानी गर्म ही पीजिएगा, एटलीस्ट 40 दिन तक तो यार गर्म पानी पीना, ठीक है। और बेल्ट ज़रूर लगाना। मैंने बहुत कम बेल्ट लगाई है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जितना अपना प्रेगनेंसी के टाइम पे ध्यान रखा है ना, मैंने पोस्ट डिलीवरी अपना ध्यान नहीं रखा है। तो प्लीज़ मेरी बहनों, इस वीडियो को समझ लो, इसको शेयर कर लो, अपने आप के पास सेव कर लो, कॉपी पेन में लिख लो। इसको ज़रूर आपने फॉलो करना है। आपने बेल्ट लगाए रखनी है डिलीवरी होने के बाद से ही। जब आपको लगे 2-4 दिन 5 दिन बाद से ही आपने वो बेल्ट को लगाए रखना है। डिलीवरी बेल्ट जो आती है, उससे क्या होगा ना, आपकी जो भी पेट, जो बेबी निकलने के बाद से जो पेट ऐसे ढीला सा पड़ गया होगा ना, वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। और इससे आपको बैक सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि मुझे बैक पेन बहुत खतरनाक हुआ है, बहुत खतरनाक, मतलब रोने वाले हालत में थी मैं हर रात रोते रोते निकलती थी, क्योंकि मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा होती थी, फिर भी मैं बेल्ट नहीं लगाती थी तो आपने नहीं करना है, आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मुझे आज भी बैक पेन रहता है, मैं आज भी दर्दों में हूँ। कभी मेरे कहीं पेन होता है, कभी मेरे कहीं पेन होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना पोस्ट डिलीवरी ध्यान नहीं रखा है। पूरा शरीर खराब हो जाता है, पूरी लाइफ में फिर आप वो दोबारा ठीक नहीं कर सकते हो। इसलिए वो 40 दिन, सिर्फ 40 डेज अपना ध्यान इतना रखिए, इतना ज़्यादा रखिए। इवन प्रेगनेंसी टाइम से भी ज़्यादा ध्यान अपना पोस्ट डिलीवरी में रखिए। जितना ध्यान अपना बेबी का रखने वाले हो ना, उससे कहीं ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा। कोई नहीं ध्यान रखेगा, आपको खुद अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेल्ट ज़रूर लगाइएगा, ओके। फाइनल एंड लास्ट पॉइंट जो मेरा आप लोगों के लिए है, वो लेडीज़, आपको खुद को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है, ठीक है। आपको कोई भी भारी सामान कम से कम 3 महीने तक नहीं उठाना है, ओके। आप सोचो कि नहीं, मैं तो ठीक लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, मैं तो उठा सकती हूँ, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। हाँ ठीक है, नहीं होता होगा आपको, आप बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है, भगवान की ब्लेसिंग आप पे हमेशा बनी रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में पता चल रहा है। आप अभी तो जोश में वो भारी भारी बाल्टियाँ और भारी भारी सामान और हर चीज़ भारी भारी उठा लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 3 महीने तक अपने टांगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको उस जगह को भी अच्छे से क्लीन करके नारियल तेल वगैरह वहाँ पे लगाते रहना है, हल्की हल्की वहाँ पे ऐसे ऐसे करके मसाज करती रहनी है। और आपको भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं उस बेस में आपको बता रही हूँ कि मेरे पापा घूम रहे हैं बेबी को लेके ना, तो वो मुझे दिखा रहे हैं कि वो सो गई है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, सो गई है तो ओके। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ था ना। डिलीवरी होने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है आपके टांगों में। आप
एक कदम भी नीचे रखते हो ना तो अपनी जान निकल जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आप चल नहीं पाओगे। ये मैंने सुना ज़रूर था लोगों से, लेकिन जब फील किया ना खुद से मैंने, तो मुझे महसूस हुआ वो कि नहीं, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं तुम्हारा चल भी पाओगे कि नहीं चल पाओगे, लोगों पे डिपेंड हो जाते हो आप, उठने बैठने वॉशरूम जाने के लिए भी। मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो गई थी, और भगवान हर जन्म में मुझे यही हस्बैंड दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया ना, इतना साथ दिया ना। मैं उठती थी, वो बेबी को भी संभाल रहे होते थे और मुझे भी संभाल रहे होते थे। उस टाइम पे एक तरह से मैं बच्चा ही बन चुकी थी कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे ले चलो, या मुझे बेड से उठा दो, या मुझे लिटा दो। तो यार ये हेल्प मांगने में ना कोई हर्ज नहीं है। आपके फैमिली मेम्बर अगर आपका साथ नहीं देंगे ना तो कोई मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं किसी चीज़ का। तो फैमिली मेम्बर से आप हेल्प लीजिए, आप उनको बोलिए कि प्लीज़ मुझे यहाँ तक छोड़ दीजिए या मेरा ये सामान उठा दीजिए। अपने आप को ज़्यादा हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कि ये मैं खुद कर लूँगी, ये मैं खुद कर लूँगी। आपको पूरे 40 दिन ना अपना ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे आपसे, चाहे आपको दिख रहा है पूरा घर बिखरा पड़ा है, चाहे कुछ भी काम कहीं पे भी हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, आपने नहीं करना। आपने 40 दिन अपना पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। आपने प्रॉपर रेस्ट करना है, ताकि आने वाले दिन, आने वाली लाइफ में जो आपने अपने बच्चे का ध्यान रखना है, आपने अपनी जॉब फिर से शुरू करनी है, आपने अपना काम फिर से शुरू करना है, उस टाइम ना आपको ये बहुत बेनिफिट करने वाला है, ये रेस्ट है ना। आपको उस टाइम लगेगा कि यार मैंने अच्छा रेस्ट कर लिया ना, इसलिए आज मैं ठीक हूँ। मालिश भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे, आपको मालिश भी करवानी है अपनी। तो जो मैंने नहीं किया ना, मैं सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आप लोग अपना पूरा ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। आप लोग मेरी बहनों की तरह हैं, आप लोग मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और इन फ्यूचर कभी मैं ये वीडियो अपनी दोबारा देखूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं ये आप लोगों से शेयर कर पाई थी उस टाइम पर, कि अपना ध्यान रखिएगा। अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बेबी के लिए भी, अगर आप खुद ही ठीक नहीं होगे तो आप उसको क्या ध्यान दोगे? क्या आप उसको बाद में उसको मतलब उसकी सेवा पानी करोगे? उसका ध्यान कैसे रखोगे? बेबी को उठाना होता है, बेबी के कपड़े चेंज करने होते हैं, बेबी को नहलाना होता है, बेबी के कितने सारे काम होते हैं। बाद में सब कैसे करोगे जब अपना अभी ध्यान नहीं रखोगे तो, है ना। तो आप लोगों को अपना अच्छे से ध्यान रखना है। मेरा ये लास्ट और फाइनल पॉइंट यही था कि अपने आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है, अपना अच्छा प्रॉपर बेड रेस्ट लेना है, अच्छे से पंजीरी वगैरह खाना है। मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी पंजीरी, तो आपको पंजीरी भी खानी है। आपको हेल्दी लड्डूज़ वगैरह जो भी बनते हैं, सब जो भी मम्मियाँ बना के देती हैं ना, मम्मी या सासू माँ या घर के कोई भी बड़े आपको बना के देते हैं, आपको उसको खाना है, प्रॉपर तरीके से खाना है, दूध भी पीना है, आपको सब कुछ खाना पीना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं, ओके। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, प्रेगनेंसी अपनी अच्छी से बिताइए, पोस्ट डिलीवरी भी अपनी अच्छी से बिताइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान खूब सारा रखिए। ओके गाइस, तो इसी के साथ हम लोग इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। बहुत मज़ा आया मुझे इस ब्लॉग को बनाने में। आई होप उतना ही मज़ा आप लोगों को इस ब्लॉग को देखने में भी आया होगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस ब्लॉग के थ्रू सीखने को मिली होगी, समझने को मिली होगी। और अगर कुछ ना भी समझ में आया हो ना, या कुछ ना भी बेनिफिट हुआ हो इस वीडियो का, तो मुझे लगता है जो एक गर्ल टू गर्ल एक इंटरेक्शन हुआ ना, एक गर्ल टू गर्ल जो मैं एक अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर पाई ना। देखो गाइस, ये जो व्लॉग है ना, ये जो एक वीडियो है, ये किसी भी तरीके से इसलिए नहीं है कि मतलब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ ये करो वो करो वैसे करो। ये एक तरीके से ना आजकल एक आईना बन चुका है। जो शायद आप कभी नोटबुक में लिखते थे ना, कभी एक कहानी बना के अपने लिखते थे और कभी सदियों में जाके उसको पढ़ते थे, कभी मन करता था तो कभी देख लेते थे, या कभी किसी से शेयर कर लेते थे। तो एक तरीके से आजकल ये आपका दोस्त बन चुका है, ये आपका आईना बन चुका है कि आप इसमें देखकर अपनी कहानी बता देते हो, अपने बारे में जो आपने एक्सपीरियंस किया है आप वो बता देते हो, ताकि दूसरे भी उसको देखें, उसको समझें। और ना कुछ समझ में आए तो आप ही किसी दिन उसको देख के खुश रहिए, मुस्कुराइए। तो ठीक है ना। तो आप लोगों ने अपना खूब सारा ध्यान रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है। मेरे ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं भी अच्छी लगी हो तो फिर अपने दोस्तों को भेज देना, क्या पता किसी और को बेनिफिट हो जाए इससे। मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो को शूट करने में, आप लोगों से अपने दिल की बात करने में, आप लोगों को समझाने में, बताने में। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। रुको जरा, सब्र करो गाइस, आप लोगों ने भी मुझे याद नहीं दिलाया और मैं भी भूल गई कि मैं आपको ये तो बताना भूल ही गई कि मुझे बेबी गर्ल हुई या बेबी बॉय। तो अब बता देती हूँ, मुझे भगवान जी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी बेबी गर्ल के रूप में, मेरे को बेबी गर्ल हुई।